हेलो एवरीवन। अभी हम एक केस देखेंगे जिसमें ये है हमारा प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। प्रैक्टिकल टैंक सर्किट में यदि आइडियल टैंक सर्किट होता तो हम क्या बोलते हैं, सिर्फ एक इंडक्टर होता, उसके पैरेलल में क्या होता, एक कैपेसिटर होता है, सप्लाई होती है। लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट्स की जब हम बात करते हैं तब एक बार के लिए हम ये सोच सकते हैं कि कैपेसिटर का रेजिस्टेंस नहीं हो इंटरनल, या हम बोल सकते हैं इसका नेग्लिजिबल हो, क्योंकि कैपेसिटर में एक सीरीज रेजिस्टेंस भी होता है और एक पैरेलल रेजिस्टेंस भी होता है। बट प्रैक्टिकली ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि इंडक्टर जो हो वो बिल्कुल प्योर इंडक्टर हो और उसमें रेजिस्टेंस ना हो। इंडक्टर का सीरीज रेजिस्टेंस हमको कंसीडर करना पड़ता है। तो ये आप एक केस समझ लेते हैं। आप इसके सीरीज में भी एक रेजिस्टेंस करके वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोसीजर सेम रहेगा। मान लीजिए ये इंडक्टर है, उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस जो क्या दिखा रहा है, कॉइल का रेजिस्टेंस दिखा रहा है, एंड ये कैपेसिटर है। ठीक, तो यहाँ से अब मैं पैरेलल सर्किट है, हमारा पैरेलल टैंक सर्किट है, तो क्या होगा इसमें, यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ ये y1 है और ये y2 है। पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, टोटल एडमिटेंस क्या होता है, y1 प्लस y2। यहाँ मैं इंडिविजुअल ब्रांच का इंपीडेंस फाइंड आउट कर सकती हूँ। इंडिविजुअल ब्रांच का जब मैं इंपीडेंस फाइंड आउट करूंगी तो Z1 विल बी इक्वल टू RL प्लस JXL, इस ब्रांच का इंपीडेंस। Z2 विल बी इक्वल टू माइनस JXC, इस ब्रांच का इंपीडेंस। तो Y क्या हो जाएगा, Y1 प्लस Y2। Y1 मेरा हो जाएगा 1/Z1, Y2 हो जाएगा 1/Z2, तो ये आपका हो जाएगा Y। एलसीएम लेते हैं, सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे। इमेजिनरी पार्ट को जीरो करने के पहले हम क्या कर लिया, हमने इसको रैशनलाइज कर लिया इस पार्ट को। ठीक, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करेंगे तो हमारे पास में ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको आपने किया जीरो, आपने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, ये आया, ये पार्ट उधर चला गया, न्यूमरेटर बचा। इसमें आपने क्या किया, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल रखा, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी रखा। ऐसे करके हमने सॉल्व किया तो आपकी ओमेगा की जो फाइनल वैल्यू निकल के आती है, ये क्या है, आपकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी फॉर दिस प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। प्रैक्टिकल टैंक सर्किट के लिए रिजोनेंस की क्या कंडीशन होती है कि फ्रीक्वेंसी जो है आपकी रिजोनेट करने के लिए, सर्किट रिजोनेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1/√LC, √1 माइनस RL स्क्वायर। RL मतलब क्या होगा, ये कॉइल का रेजिस्टेंस का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस डिवाइडेड बाय L। अच्छा, रिजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, हमें एक चीज पता है, रिजोनेंस के टाइम पे यूनिटी पावर फैक्टर होता है। यूनिटी पावर फैक्टर होता है मतलब कि सर्किट पूरी तरह से रेजिस्टिव या कंडक्टिव जैसा काम करता है। उस समय कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होता है। इमेजिनरी पार्ट आपने क्या लेते हैं, रिजोनेंस के टाइम पे जीरो लेते हैं। इसका मतलब रिजोनेंस के टाइम पे y क्या होगा, y होगा इसका रियल पार्ट। हमने इमेजिनरी पार्ट को तो जीरो कर दिया, इसका रियल पार्ट जो होगा वो होगा हमारा y। क्या होगा रियल पार्ट, रियल पार्ट ये है, ये आपका y है। ठीक, इसे आप फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्सेल को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्सेल में जब ओमेगा लगेगा आपको, ओमेगा की वैल्यू आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू RL C डिवाइडेड बाय L, या इसको RL L से कंफ्यूज हो रहे होंगे तो RC बाय L, क्योंकि ये L क्या है, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ सफिक्स में आपने ये लिखा है सबस्क्रिप्ट में। अदरवाइज ये क्या है, आपका सिर्फ रेजिस्टेंस है, R इंटू C डिवाइडेड बाय L आपका निकल के आएगा एडमिटेंस। एडमिटेंस यदि ये है तो इसका मतलब इम्पीडेंस क्या होगा, इम्पीडेंस विल बी इक्वल टू L अपॉन R इंटू C, ये आपका आता है इम्पीडेंस। ठीक, जनरली C आपका काय में होता है, C गिवन होता है आपका माइक्रोफेराड में। ठीक, L गिवन काय में होता है, L होता है आपको मिली हेनरी में। ठीक, जनरली आप कोई भी क्वेश्चन यदि सॉल्व करते हैं या आप प्रैक्टिकली भी लेते हैं जब एलिमेंट कनेक्ट करने के लिए, तो ये जो चीजें रहती है आपकी, माइक्रोफेराड में होता है, ये जो होता है मिली हेनरी में होता है। इसका मतलब Z की जो मेरी वैल्यू होगी वो कैसे होगी, 10⁴ में होगी। इसका मतलब ये जो कंप्लीट वैल्यू है 10⁴ में चली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि Z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R इन केस ऑफ प्रैक्टिकल टैंक सर्किट। हमेशा ये ध्यान रखिए कि Z जो रहेगा आपका सर्किट का, वो आपका क्या रहेगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन R रहेगा एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस ऑल्सो। ठीक, तो यहाँ पे आपका I निकल के क्या आ जाएगा, I विल बी इक्वल टू V बाय Z, विच इज इक्वल टू V बाय Z की जगह क्या रख देंगे, L बाय R इंटू C। ये आपका आ जाता है करंट एट द टाइम ऑफ रिजोनेंस। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर आपका वही होता है ओमेगा L बाय R, जो कि आपका प्रीवियस केस में भी निकला था। ओमेगा जो रहेगा उस समय, ओमेगा इस समय क्या रहेगा, ये रहेगा आपका। ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्योंकि आपकी चेंज हो चुकी है तो ये आपका ओमेगा रहेगा, तो क्वालिटी फैक्टर विल बी इक्वल टू ओमेगा L बाय R, जहाँ ओमेगा नॉट क्या है, ओमेगा नॉट आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे। बैंडविड्थ
R बाय एल, आर सर्किट में एक ही है, दिस डिवाइडेड बाय एल, ये आपकी बैंडविड्थ रहेगी। ठीक, तो इस तरह से आप पैरेलल टैंक सर्किट को सॉल्व करेंगे। इसकी जगह अगर आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ जाता है तब भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा। जो आपने Z2 निकाला वहां क्या कर देंगे हम, RC प्लस RC माइनस JXC, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। फर्दर इमेजिनरी पार्ट को 0 रखेंगे, रियल पार्ट आपका किसके बराबर होगा, एडमिटेंस के बराबर होगा, उससे आप इम्पीडेंस को कैलकुलेट करेंगे और इस तरह से आप करंट कैलकुलेट करेंगे। प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, अप्रोच आपको यही लेनी है।